बीएसएससी का पुनः मैं प्रारूप 2-3 दिन पहले डाले थे, जिसमें विद्यार्थी को सलाह दिए थे कि बीएसएससी का एग्ज़ाम जो है 45 दिन शेष बचा हुआ है और 45 दिनों में क्या क्या पढ़ना था 2 दिन पहले हम प्रारूप को डाल चुके थे। और उसमें हम बोले थे कि विज्ञान विषय से संबंधित जो प्रारूप हम दिए थे उस प्रारूप के अनुकूल विद्यार्थी का कमेंट सलाह आया कि सर एसएससी सचिवालय सहायक का जो परीक्षा का शेष टाइम बचा है उसमें विज्ञान का या विज्ञान से संबंधित मटेरियल मार्केट में उतना सटीक नहीं रह पाता है। तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरा जो भी मटेरियल रहेगा एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक पर आधारित रहेगा। तो उसे विद्यार्थी के द्वारा सलाह दिया गया, डिमांड हुआ कि विज्ञान विषय से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस चैप्टर को प्रारूप डाला जाए वीडियोज में। तो आज मैं उसी सलाह को मानते हुए एक चैप्टर उठाए हैं बीएसएससी सीजीएल के लिए विज्ञान विषय में प्रजनन जो चैप्टर है, संसार का निर्माण में प्रजनन की प्रक्रिया जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना संसार शून्य है और प्रजनन से रिलेटेड जितने सारे प्रश्न जो हैं परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को हमने इम्पोर्टेंट चैप्टर समझा है। तो इम्पोर्टेंट मटेरियल जो इससे है उसको हम पहले प्रारूप में बता दिए हैं। पहला है, इसका एक शीर्षक है ना कोई बांझ ना कोई निर्वंश। आखिर इस वाक्य से क्या मतलब है? इस वाक्य से मतलब है कि समाज में रहने वाले वैसे दाम्पत्य जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती है, पूर्वजों से ये कहानी कहावत आते आ रही है, लेकिन उस समय ये व्यवस्था नहीं था। तो आज साइंस का युग आ गया है, हमारे साइंटिस्ट ने उनके लिए गोल्डन चांस की प्रक्रिया के तहत उन्हें भी समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए व्यवस्था किया है। उस व्यवस्था का नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, परखनली शिशु कृत्रिम निषेचन। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत पूरे संसार में उन लोगों की जिंदगी खुशहाल हुई जिन्हें समाज कुरीतियों से भर देता है। तो आइए आज इस चैप्टर पर हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में आखिर खास बात क्या है, आखिर क्या है प्रखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के आधार पर इस कुरीतियों को दूर किया गया है, न कोई बांझ न कोई निर्वंश। इसका दवा के रूप में प्रखनली शिशु कृत्रिम निषेचन, टेस्ट ट्यूब बेबी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आया। अब है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, प्रखनली शिशु क्या है, कृत्रिम निषेचन क्या है। यहां देखा जाए तो इसमें पहला पॉइंट में लिखा गया है कि ताजा अंडाणु और ताजा शुक्राणु को एकत्रित करके उचित माध्यम में कुछ समय के लिए एक साथ रखा जाता है ताकि
उस वातावरण के अनुकूल वे टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में संयमित रहे, ताकि उनको उन महिलाओं के गर्भाशय में रख करके टेस्ट ट्यूब नली के द्वारा फिलोपियन ट्यूब के माध्यम से वहाँ डाल करके उन्हें एक शिशु का पालन पोषण किया जा सके। अब यहाँ है कि ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्रित करके उचित माध्यम में कुछ समय के लिए एक साथ रखते हैं। दूसरा है कि निषेचन हो जाने पर युग्मनज को लगभग एक सप्ताह यानी पहले ही बताया गया कुछ समय के लिए, यानी एक सप्ताह के लिए उसको उस वातावरण में तैयार किया जाता है। तैयार के दौरान उन्हें टेस्ट ट्यूब के द्वारा उन्हें वहाँ एकत्रित करके संयमित करके डाल दिया जाता है और उसको वहाँ गर्भाशय में आरोपित किया जाता है, रोपित कर दिया जाता है, उसको सेट कर दिया जाता है, जहाँ पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह होता है। ये जो प्रखनली शिशु जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है। निषेचन के बाद उसको सामान्य शिशु की तरह उसका भी जन्म होता है। उसके बाद है इस तकनीकी से जन्मे शिशु को प्रखनली शिशु कहा जाता है, इसलिए कि इसका जो है प्रारंभ जो है बाहर में हुआ है, माने प्रखनली में हुआ है। प्रखनली में तैयार कर करके इसको माने फीमेल के ओवरी में इसको डाल दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है, ताकि वहाँ उसमें रोपित करने के बाद वहाँ भी उनका उसका पुनर्विकास होता है। विकास होते होते वो एक शिशु के रूप में तैयार होता है। जिस तरह से समान रूप से समान महिलाओं के साथ जो वो व्यवस्था है पूर्ण विकास का, वही व्यवस्था यहाँ भी पूर्ण विकास की है। और जिस तरह से सामान्य शिशु का जन्म होता है, उसी तरह से इस शिशु का भी जन्म होता है, क्योंकि इसका भी विकास जो है फीमेल के ओवरी में ही होता है और इसका भी विकास जो है फीमेल के ओवरी में ही होता है, और दोनों का जन्म होता है तो समान स्थिति में रहते हैं। अब है कि इस प्रक्रिया को किसने प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया को सबसे पहले संसार में किसने प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया को सबसे पहले ब्रिटिश वैज्ञानिक एडवर्ड्स के सहयोग से 25 जुलाई 1978 ईस्वी को प्रथम प्रखनली शिशु लुईस ब्राउन का जन्म हुआ। लुईस ब्राउन, ब्रिटिश वैज्ञानिक एडवर्ड्स साहब जो थे, उन्होंने ही सबसे पहले ब्रिटेन में प्रखनली पर प्रयोग किए और उस प्रयोग के माध्यम से जो शिशु का जन्म हुआ उसका नाम रखाया लुईस ब्राउन। इसका जन्म हुआ 25 जुलाई 1978 ईस्वी को। उसके बाद है इन्हें इस प्रसिद्धि के लिए, इस प्रक्रिया के लिए, इस प्रक्रिया पर शोध करने के लिए और सफलता प्राप्ति के लिए इन्हें 2010 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 2010 में इन्हें 2010 में चिकित्सा के क्षेत्र में इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
ये प्रश्न पूछा जाता है कि संसार का सबसे पहला प्रकनली शिशु का क्या नाम है, तो उत्तर में आता है, विकल्प में आता है लुईस ब्राउन। लुईस ब्राउन। अब है, ये है पूरे संसार का प्रथम प्रकनली शिशु, लेकिन भारत की प्रथम प्रकनली शिशु का नाम है बेबी हर्ष। इसका जन्म हुआ था 6 अगस्त 1983 ईस्वी को मुंबई में। अब यहाँ नोट करने वाला बात है कि जितनी सारे प्रक्रिया जो हुआ, इस प्रक्रिया का माने प्रकनली शिशु का या अथवा शिशु का जन्म का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है अंडाणु और शुक्राणु। अंडाणु जो है यह मादा महिलाओं स्त्रियों में पाए जाते हैं और शुक्राणु स्पर्म जो है यह नर पुरुषों में पाए जाते हैं। इस तरह से अंडाणु और शुक्राणु के फर्टिलाइजेशन क्रिया के बाद जो युग्मक तैयार होते हैं, उसके बाद भ्रूण तैयार होते हैं, इम्ब्रायो तैयार होते हैं, और वही इम्ब्रायो से जो है शिशु का निर्माण होता है। प्रजनन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप जानना है। प्रजनन का मतलब होता है अपने जैसा संतानोत्पत्ति करना या नए संतति का उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। चाहे वो मानव हो, जंतु हो, आदि हो। यहां लिखा गया है कि प्रजनन का अंग्रेजी होता है रिप्रोडक्शन। अब है यहां प्रजनन नए संतति का उत्पन्न। इसका मतलब होता है कि मेल और फीमेल के निषेचन क्रिया के बाद उसी के जैसा नए संतति का उत्पन्न होना, जंतु में हो या मानव में हो या आदि सारे में हो, जिसमें लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन होता है। अब है प्रजनन का तो परिभाषा हो गया कि नए संतति का उत्पत्ति, साधारण सी बात है। अब है प्रजनन के प्रकार। प्रजनन के प्रकार में है अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक एसेक्सुअल, लैंगिक सेक्सुअल। अलैंगिक मतलब हुआ कि एक ही समान प्रजाति के जंतु आपस में क्रिया कर करके अपने जैसा संतति का निर्माण करना। जैसे में है नंबर 1 में है हाइड्रा है और नंबर 2 में है अमीबा है। हाइड्रा और अमीबा का जो हम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। पूछ देता है कि बताइए कि प्रजनन में कौन सी ऐसा जंतु है जिसमें कि उसका शरीर बट करके के संतति का निर्माण हो जाता है, तो वो है आपका हाइड्रा, जिसमें केंद्रक के कारण शरीर 2 भागों में बट जाता है। इसीलिए उसको कहा गया है द्विखंडन। अब है उसी तरह से हाइड्रा है और अमीबा है। हाइड्रा और अमीबा में अलैंगिक प्रजनन होता है, न कि लैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है, ये सारा चीज बता दिया जाता है।
अब यहां देखिए, ये है आपका हाइड्रा। हाइड्रा का में अलैंगिक जो प्रजनन होता है, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो है शरीर में एक या अधिक उभार है। माने हाइड्रा के शरीर में जब उभार आ जाता है तो वही उसका प्रजनन को दर्शाता है। अब है वही उभार की प्रक्रिया जो है मुकुल है। मुकुल जो है जब अलग हो जाता है तो नवजात हाइड्रा बन जाता है। माने नया जाति का शिशु यानी हाइड्रा बन जाता है। नवजात नए जाति का माने हाइड्रे के नए जाति का हाइड्रा बन जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है, यह विधि जो होता है, जो नवजात हाइड्रा बनने की जो प्रक्रिया होती है वो मुकुलन कहलाती है। वो क्या कहलाती है? मुकुलन कहलाती है। मुकुलन कहलाती है। अब यहाँ हाइड्रा का जो शरीर जो है, ये शरीर में या अधिक उभारे जो होती है, ये एक विलग होकर के मुकुल नवजात हाइड्रा बन जाता है। इस तरह से हाइड्रा में एसेक्सुअल या अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया संपादित होती है। उसी तरह से है अमीबा। अमीबा का जो शरीर है उसमें केंद्रक के कारण उसका शरीर एक शरीर से दो शरीर में बढ़ जाता है। दोनों में केंद्रक रहता है, दोनों में केंद्रक रहता है। उसके बाद जो होता है, अब है अमीबा। अमीबा में के शरीर में केंद्रक दो भागों में विभक्त कर देता है, और दो भाग जब अलग हो जाता है तो इस प्रकार जो है नए अमीबा का निर्माण हो जाता है। दो संतति अमीबा से अमीबा शरीर में केंद्रक दो भागों में विभक्त हो जाता है, प्रत्येक भाग में केंद्रक रहता है। इस प्रकार अमीबा जो है दो संतति उत्पन्न करता है। तो इसमें भी अमीबा में दो संतति होता है, इसलिए इसके वजह से कोई एक जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है तो उसे कहते हैं द्विखंड। द्विखंड कह लेते हैं। इस तरह से अलैंगिक सेक्सुअल की प्रक्रिया जो है संपादित होती है। अब है लैंगिक सेक्सुअल, ह्यूमन में होता है, मानव में होता है। लेकिन लैंगिक सेक्सुअल में मेल और फीमेल, महिला और पुरुष के अंडाणु और शुक्राणु के संघात से यानी निषेचन से जो प्रक्रिया जायगोट बनती है, जिसको युग्मक कहते हैं, और उसके बाद युग्मक के बाद एम्ब्रायो यानी भ्रूण तैयार हो जाता है। जब भ्रूण तैयार होता है तो उसका सिर, पैर, आँख, नाक विकास करने लगता है। इस तरीका से जब पूर्ण विकसित हो जाता है शरीर का भाग, तो माँ जो है शिशु को जन्म देती है। अब आइए लैंगिक सेक्सुअल के बारे में डिटेल से जानकारी दे देते हैं। अब है लैंगिक सेक्सुअल जो होता है मेल और फीमेल के मिलन से होता है। मेल में मेल माने पुरुष के टेस्टिज से जो स्पर्म उत्पन्न होता है वो लाखों की संख्या में रहता है, जो पेनिस के माध्यम से, शिश्न के माध्यम से निकलता है। उसी तरह से फीमेल में जो है टेस्टिज जो है एक जोड़ा होता है, एक जोड़ा, वन जोड़े। मेल में वन जोड़े टेस्टिस होते हैं और फीमेल में वन जोड़े ओवम होते हैं, ओवम, और ये टेस्टिस है। इस तरीके से फीमेल के वन जोड़े ओवम और मेल के वन जोड़े टेस्टिस से
जो स्पर्म निकलते हैं और ओवम जो निकलते हैं, ओवम और स्पर्म के मिलन से, संघात से जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपादित होती है, उसे निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन का मतलब निषेचन होता है, ओवम का मतलब अंडाणु होता है, स्पर्म का मतलब शुक्राणु होता है। इसलिए ओवम प्लस स्पर्म इक्वल टू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया के बाद जायगोट का निर्माण होता है, जिसको हम युग्मक कहते हैं। ये देखिए, ओवम प्लस स्पर्म इक्वल टू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया के बाद जो है जायगोट बनते हैं। जायगोट के बाद जो है इम्ब्रायो यानी भ्रूण तैयार हो जाते हैं। यहाँ से जो है शिशु का विकास शुरू हो जाता है। यहाँ से शिशु का विकास जो है, जैसे हेड हो गया, माने सिर हो गया, पैर हो गया, नाक हो गया, आँख आदि सभी अंगों का विकसित होने के बाद जब इसका पूर्ण समय पूर जाता है तो माँ जो है शिशु को जन्म देते हैं। इस तरह से लैंगिक सेक्सुअल जो है मानव में, मानव में ये प्रक्रिया जो है संपादित इस तरह से होती है। अब यहाँ देखिए प्रजनन संरचना है। प्रजनन संरचना, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब यहाँ है कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है। तो प्रश्न जो है प्रजनन संरचना कैसे बनेगा, कैसे तैयार होगा, इसका क्या स्ट्रक्चर है। अब यहाँ देखिए स्ट्रक्चर इसका इस तरह से बनाए। मेल का मतलब हो गया पुरुष, मेल का मतलब हो गया पुरुष। इधर है फीमेल, फीमेल का मतलब हो गया महिला या स्त्री। अब है मेल के, पुरुष के स्पर्म और फीमेल यानी महिला के ओवम। स्पर्म जो है शुक्राणु और इसका अंडाणु, महिला का अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु जो है ये दोनों मिलकर के जायगोट करते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं। जायगोट युग्मनज, यहाँ जो है फर्मेंटेशन, निषेचन क्रिया के माध्यम से जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट का हिंदी हुआ युग्मनज। युग्मनज के बाद जो है इम्ब्रायो, भ्रूण का निर्माण हुआ, भ्रूण, इसका निर्माण होता है, इम्ब्रायो का निर्माण होता है। इम्ब्रायो का जब निर्माण हो जाता है तो उसके बाद जो है प्रेगनेंसी का स्टेप आता है, गर्भ अवस्था के अवस्था आता है। उसके बाद यहाँ जो है प्रेगनेंसी के पहले जो है इम्ब्रायो कंडीशन में सिर, पैर, नाक, आँख का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। उसके बाद प्रेगनेंसी का अवस्था आता है, गर्भकाल का। उसके बाद जो है नियोनेटल जो है जब माँ जो है शिशु को जन्म देती है उसी को आता है नियोनेटल, नवजात शिशु। मानव में जनन अवधि, अब मानव में जनन अवधि पर चर्चा हम करेंगे। जनन अवधि में टेस्टिस और स्पर्म के मेल से जो ओवम उत्पन्न करने लगता है, अर्थात जब किशोरों में वृषण, नर युग्मक अर्थात स्पर्म, जब किशोरियों में अंडाशय, ओवरी, मादा युग्मक ओवम उत्पन्न करने लगता है। स्त्रियों में जनन क्षमता अवधि 10 से 12 वर्ष, 10 से 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर सामान्यतः 45 से 50 वर्ष तक की होती है। उसके बाद है
28 से 30 दिनों के अंतराल 28 से 30 दिनों के अंतराल अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। अंडाणु जब निषेचित नहीं होती है तो अंडाणु रुधिर वाहिकाओं सहित टूटने लगता है, जिससे रक्त का स्राव होने लगता है। इसे ऋतुस्राव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। पहला ऋतुस्राव चक्र जो है, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है किशोरावस्था में ही प्रारंभ होता है। इसे मेंस्ट्रुअल कहते हैं। इसे रजोदर्शन अर्थात मेंस्ट्रुअल कहा जाता है। 40 से 50 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते यह चक्र रुक जाता है। यह चक्र प्राय रुक जाता है। इसे रजोनी वृद्धि या मोनोपास कहते हैं। मोनोपास कहते हैं। श्वेत एवं तैलीय ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ जाने से शरीर में गंध आने लगती है। जन्म के तुरंत बाद शिशु को मां का दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि गाढ़ा पीला दूध रोग प्रतिरोधी होता है, अर्थात उसमें एंटीबॉडीज रहता है। हम प्रजनन की सारी प्रक्रिया को बता दिए हैं। अब हम उतर रहे हैं कि लिंग निर्धारण कैसे होगा, कैसे निरीक्षण होता है। तो इसमें है कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र के आधार पर अर्थात लिंग निर्धारण का सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी आधार है गुणसूत्र। यहां देखना है कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र। 46 गुणसूत्र। 22 जोड़े मेल और फीमेल में बराबर होते हैं, यानी 22 जोड़ा मेल में और 22 जोड़ा फीमेल में, 44 गो मेल में, 44 गो फीमेल में। 23वां जोड़े हैं जो है, अर्थात 2 गो जो गुणसूत्र है वो अलग प्रवृत्ति के होते हैं। 2 गुणसूत्र जो होते हैं वो अलग प्रवृत्ति के होते हैं। यही 2 गो जो 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र है, इसी के आधार पर लिंग का निर्धारण किया जाता है। लिंग निर्धारण से मतलब है लड़का या लड़की। आइए हम ये जो है मेल पुरुष में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं 23वां जोड़ा वो XY है। यही है 23वां जोड़ा। 23वां जोड़ा 23वां जोड़ा इसमें भी है 23वां जोड़ा। समझाने के लिए बता देगा। अब यहां देखिए, पुरुष में जो 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र है उसका नाम है, वो प्रकार है, उस प्रकार का नाम है XY। और महिला में जो 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र है वो X प्रकार के। अब है कि शुक्राणु में X और Y, इसमें 2 प्रकार के शुक्राणु पाए जाते हैं। इसमें जो है एक प्रकार के अंडाणु पाए जाते हैं, X प्रकार के। तो जब इसका XY और XY जब इसमें X मिलेगा, Y प्लस X जो है जब मिलेगा XY होगा, तो ये हो गया लड़का। और इसका X और इसका X, महिला का X और पुरुष का X, X बराबर XX, ये हो गया लड़की। यही है लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी आधार।